नमस्कार, मैं हूं मनीष आनंद। रायसीना हिल्स में एक बार आपके साथ फिर से, जैसा कि हम लोग हर रोज करते हैं, देश के बड़े अखबारों ने अपनी संपादकीय में किन विषयों पर अपने विचार लिखे हैं उस पर हम एक समीक्षा करते हैं। और अगर आज की बात करें तो मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं जो उभर करके सामने आते हैं वो है वैश्विक आर्थिक मंदी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और ये कहता है कि जो आर्थिक विकास की दर है वैश्विक अर्थव्यवस्था की, वो धीमी पड़ती जा रही है। रूस का जो आक्रमण यूक्रेन के ऊपर है 7 महीने से ऊपर चल गया है, और जिसकी वजह से पूरे विश्व में एक तरह से हम कहें तो एनर्जी का क्राइसिस है, जिसकी वजह से महंगाई की दर बढ़ी हुई है। और इस महंगाई की दर की वजह से जिस तरह से जितने भी केंद्रीय बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं पूरे विश्व में, सब ने अपने दरें बढ़ाई हैं। और कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास की जो चाल थी उस पर एक कहें तो हम लगाम लग गई है। इसके ऊपर देश के अंदर में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों अखबारों ने संपादकीय लिखी है। और दोनों ने इस बात की चिंता करी है कि भारत की जो नीति होनी चाहिए वो किस तरह से इस मंदी के दौर से निपटा जाए, उसमें कोशिश झलकनी चाहिए उस बात की। और एक तरह से देखें तो द हिंदू इस बात का भी इशारा करता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त का अनाज अगले 3 महीने के लिए फिर से एक बार उस स्कीम को स्वीकृति दी है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कठिनाइयां भारतीय अर्थव्यवस्था में हैं वो बरकरार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के हर हिस्से से जो आर्थिक बढ़ोतरी में योगदान होना चाहिए उसका योगदान मिल नहीं पा रहा है। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ये याद दिलाता है कि छोटी और मझोली जो कंपनियां होती हैं, जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जिन्होंने लोन लिया था कोविड पैंडेमिक जब महामारी आई थी, तो तकरीबन 16% उनमें से जो लोन थे उस पे वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। वो लोन अब वो अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सर्विसिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अपनी अर्थव्यवस्था की जो छोटी और मझोले कंपनियां हैं उसके अंदर में स्ट्रेस दिखाई पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की और भी बात करें तो ये अखबार ये भी कहता है कि जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में लेबर जो पार्टिसिपेशन है वो ग्रामीण इलाकों से कम है। और देश के अंदर में जो वेजेस होने चाहिए हमारे लेबर फोर्सेस के, उसमें कोई बढ़ोतरी दिखती नहीं है। ऐसे में दोनों अखबार सरकार को ये कहता है कि अपनी नीति में ऐसे बदलाव करें कि जो वैश्विक मंदी का दौर है उससे आप निपट पाए। अगर हम देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप देखेंगे भारत का जो निर्यात था पिछले तिमाही में, वो उसमें 22% का इजाफा हुआ था। जिससे कि लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भारत वैश्विक पटल पर निर्यात बड़े दमखम के साथ कर पाएगा, और ऐसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक रफ्तार मिल पाएगी। लेकिन ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो एक रिपोर्ट आई है, जिसका हवाला इंडियन एक्सप्रेस अपने संपादकीय में देता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो उम्मीदें पहले थी कि वैश्विक जो ट्रेड है, जो व्यापार है जिसमें कि 3.5% का विकास होने की उम्मीदें पहले थी, अब वो महज 1% रहेगा। ऐसे में जिस तरह से हमने 22% का ग्रोथ देखा था अपने निर्यात में पिछले तिमाही में, अगर ये 3.5% से 1% रह जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी जो वैश्विक मंदी है उसका एक संकट छाएगा। और ऐसे में भारत सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि तुरंत से तुरंत त्वरित कार्यवाही करते हुए जो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, अगर आप देखेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो पा नहीं रहा है। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया, कंपनियों की मुनाफा भी बढ़ गई, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ने की वजह से जो आर्थिक व्यवस्था में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और जिसके वजह से जिस तरह से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस महीने के पिछले हफ्ते में अगर देखें तो अपनी जो इस वर्ष जो आर्थिक विकास की जो बढ़ोतरी की दर थी, पहले उन्होंने उम्मीद 7.8% का था, अब उसे घटा करके पहले उन्होंने 7.2% किया, अब उन्होंने 7% किया। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, जैसा कि ये दोनों अखबार बताता है अपने संपादकीय में, कि अब उन्होंने भारत के विकास के दर को 7 से भी नीचे
6.7% तक ले आए हैं। अगर भारत जैसे जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, अगर वहां पर 8% से कम का विकास दर होता है, तो आप ये समझ लें कि भारत अपने सही जो कैपेसिटी है उसके बेस पर वो बढ़ नहीं पा रहा है। 6.5% का बढ़ोतरी दर भारतीय जीडीपी के लिए बहुत ही कम है। इससे कोई रोजगार का सृजन नहीं हो सकता, ना ही लोगों की आय में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और ऐसे समय में जब महंगाई दर काफी आसमान पर है और वैसे में आर्थिक विकास का इस तरह से घट जाना देश के लिए एक चिंता का सबब है। इस बार नोबेल प्राइज जो लिटरेचर है वो एक फ्रांस की लेखिका हैं, एनी एरोनॉक्स, उनको मिला है। 81 वर्ष की एनी एरोनॉक्स। उनका जो जीवन सफर है वो काफी एक तरह से कहें तो संघर्ष वाला है, और अपने लेखनीय में उन्होंने उन संघर्षों का जिक्र किया है, अपने बुढ़ापे का, अपनी बीमारियों का, कई कई तरीके की अन्य चीजों का। एक तरह से कहें तो जेंडर बायस का भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताबों में। और इसके ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही अखबारों ने संपादकीय लिखी है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज के अंदर में जेंडर बायस का जिक्र करता है कि जिस तरह से जॉन पॉल सार्त्रे को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था, लेकिन एक और बड़ी नामी लेखिका थी, उनको वो प्राइज नहीं मिला था। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस आता हुआ दिखता है नोबेल प्राइज में। डी बॉबॉयर उनका नाम था लेखिका, वो भी बड़ी लेखिका थी, जॉन पॉल सार्त्री से किसी हद तक में कम नहीं थी। तो जो जो एनी ऑर्नॉक्स है वो मात्र 17वीं महिला है जिनको कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1901 से लेकर के अब तक में मिला है। लगभग एक सदी से ज्यादा समय बीत चुका है और मात्र 17वीं महिला है। तो कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज के अंदर में भी बायसेस हैं। बायसेस निश्चित रूप से हैं। अगर बायसेस नहीं होते तो महात्मा गांधी को पीस प्राइज उनके जीवन काल में ही मिल गया होता। निश्चित रूप से ये बड़ा पुरस्कार है जिसके बारे में विश्व गुणगान करता है, लेकिन इसके अंदर में भी काफी सारी बायसेस हैं। अगर कुछ किताबों का जिक्र कर लें जिसमें कि हम कहते हैं कि आई आई मतलब सब्जेक्टिव से लेकर के सी मतलब कलेक्टिव का जो सफर रहा है एनी एरोनॉक्स का, वो किन किताबों के माध्यम से हुआ है। तो अ मैन्स प्लेस, उसके बाद वुमेन्स स्टोरी उनका आया, एक शेम नाम से एक किताब आया, और उसके बाद उनकी जो किताब आई द ईयर्स 2019 में, इसमें उन्होंने बिल्कुल आई को छोड़ करके शी को गले लगाया, जिसमें कि उन्होंने कलेक्टिव जो सेंटिमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं फ्रांस के समाज में, उसका उन्होंने जिक्र करा। ये भी आप एक जान लें कि एनी और नॉक्स को नॉवल लिखना पसंद नहीं था, उन्होंने प्रोज पर ध्यान दिया। और कहीं ना कहीं फ्रांस के समाज में जो बदलाव आया है पिछले 50 वर्षों में, उसको अपने लेखनी में उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है। एक आखिर में एक मुद्दा हम उठा ले, द पायनियर ने अपने संपादकीय में सीपीआई और सीपीआईएम, ये जो दो पार्टियां हैं, इनके मर्जर का एक पुराना स्कीम, एक प्लान रहा है, जो कि आज तक कहें तो डाइनिंग ड्राइंग ड्राइंग टेबल रूम के डिस्कशन का ही एक हिस्सा मात्र रह गया है। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में द पायनियर जाकर के बताता है कि सीपीआई जो पेरेंट पार्टी थी और अभी भी है, उसका ओहदा बिल्कुल कम हो गया है लेकिन अभी भी है। उसका जो सोवियत रूस और चाइना के ऊपर स्टैंड था, उससे दुखी होकर के करीबन 30 लोग जो उसके नेशनल काउंसिल के थे, वो पार्टी से अलग हुए थे और उन्होंने सीपीआईएम बनाया था। सीपीआईएम काफी मार्क्सिस्ट है और हार्डकोर लेफ्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, जबकि सीपीआई जो है कांग्रेस के साथ साठगांठ करके सरकार बनाती रही थी केरल के अंदर में। ऐसा द पायनियर हमें याद दिलाता है। लेकिन अगर हम देखें आज की तारीख में केरल में और थोड़े बहुत कुछ जिले बिहार का ले लें या छत्तीसगढ़ का ले लें, तो देश के अंदर में लेफ्ट पार्टीज के आइडियोलॉजी के साथ संवाद नाम मात्र का रह गया है।
जो युवा वर्ग है वो लेफ्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेट करता हुआ दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं ये पिछले शताब्दी की ये राजनीतिक पार्टी रह गई है जिसका कि रेलेवेंस 21वीं शताब्दी में अब बचा नहीं है। तो आज का हमारे संपादक की समीक्षा इतना ही। इसका आप फीडबैक हमें बताएं और चैनल का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और उन्हें प्रेरित करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।